रिश्ते कैसे संभालने हैं, अगर रिश्तों में कुछ ऊंच नीच आ जाए तो मेडिटेशन करके खुद को शांत कैसे रखना है, काम कैसे रखना है, डिसीजंस लाइफ के जो बेस्ट मेजर डिसीजन है वो मेडिटेशन करके कामली इफेक्टिवली कैसे ले सकते हैं। इमोशनली अगर कभी कुछ ऊपर नीचे हो तो उसको कामली कैसे हैंडल किया जा सकता है। योगा से, मेडिटेशन से कैसे इमोशंस और मेंटल लेवल्स को बैलेंस कर सकते हैं। उसने ये सीखा है क्योंकि उसकी एजुकेशन, शिक्षा में उसके गुरु ने सिखाया है। उसकी शादी होती है या उसके घर में अनबन होती है तो वो सुसाइड नहीं करता है, वो योगा मेडिटेशन करके उसका एक फैसला लेता है, उसका कोई डिसीजन लेता है, उसका कोई सॉल्यूशन निकालता है, क्योंकि वो उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो उस पे पहुंचा हुआ है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में एज बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, बट मेंटल और इमोशनल लेवल एक बच्चे की तरह इमेच्योर रहता है। सो पीपल कमिट सुसाइड व्हेन दे फेस इमोशनल ट्रॉमास। कोई ब्रेकअप हो गया, उसको पता है उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि उसने ध्यान और योगा से उस चीज को कंट्रोल करना सीखा है। बट वी हैव नेवर डन दैट इन स्कूल। योगा टीचर कभी कभी किसी अच्छे स्कूल में होते हैं, बट वो योगा टीचर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वी एवरीबॉडी नो दैट। नाउ उसको कभी कुछ सेल्फ डिफेंस करने की बात आई, उसको पता है तीर कैसे चलाते हैं, कमान कैसे चलाते हैं, क्योंकि उसने सीखा है गुरुकुल में। तलवार कैसे चलाते हैं, क्योंकि उस टाइम वो ही था, उस टाइम AK-47 नहीं होती थी। बट आई थिंक आनी चाहिए। लाइसेंस रखना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपको आना चाहिए। सीखना बुरी बात नहीं है, उसको उसका दुरुपयोग करना बुरी बात है। आपको खाने के लिए मुझे कोई ला के दे तभी मेरा पेट भरेगा, नो। आपको अपना खाना बनाना आना चाहिए, आपको अपना खाना उगाना आना चाहिए। आपको धरती माता में बीज बो के अपना खाना उगा के, अपना खाना बना के अपने पेट में डालना आना चाहिए। इट इज बेसिक प्रोसेस। उस टाइम उसको आता था। गुरुकुल से कोई निकालता था, वो अपने कपड़े खुद धोना जानता था, अपना खाना खुद बनाना जानता था, क्योंकि उससे वो किया था, उसकी शिक्षा का वो पार्ट था और होना भी चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, नॉट टू गो इन डेप्थ। अभी आई थिंक मुझे उसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स लगे, उनको प्रूव करने के लिए आई वुड लाइक टू पुट सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो हियर। वहाँ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे उसके स्कॉलर्स काफ़ी पॉपुलर अपनी हिस्ट्री में रहे हैं। बुद्धा जो है वो फिलॉसफी में काफ़ी अच्छे स्कॉलर रहे। कौटिल्य जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छे स्कॉलर रहे। चरका मेडिसिन में काफ़ी अच्छे रहे। कांदा फिजिस्ट जो प्रोफाउंड एटॉमिक थ्योरी है वो कांदा ने दी थी। नागार्जुन बेस्ट केमिस्ट्री स्कॉलर रहे हैं। आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी में बेस्ट रहे हैं। बुद्धायन मैथमेटिक्स में बेस्ट रहे हैं। पतंजलि योगा में बेस्ट स्कॉलर रहे हैं। ये हो गई स्कॉलर्स की बात। अभी बात करते हैं हमारे यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज एशियन इंडियन हिस्ट्री में रही हैं। नालंदा, तक्षशिला, a few to name here। और इसके लिए काफ़ी स्टेटमेंट जो आमिर खुसरो हैं उन्होंने 1252 और 1325 AD में मेंशन किया कि उस समय नो इंडियन फाउंड टू गो अब्रॉड, मीन्स कोई भारतीय विदेशों में पढ़ाई करने नहीं जाता। ये आमिर खुसरो ने 1252 से 1325 AD के बीच में लिखा कि किसी भी भारतीय को हमने विदेश में पढ़ाई करते हुए नहीं देखा, वो नहीं जाते हैं। हमने विश्व से कई हजारों में स्टूडेंट्स, लाखों में स्टूडेंट्स को इंडियन यूनिवर्सिटीज में आते देखा है। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आमिर खुसरो ने अपनी बुक में लिखा है। मैंने ऑथर्स और हिस्टोरियन यू कैन से जिन्होंने अपनी बुक्स में मेंशन किया है कि एशियन एजुकेशन सिस्टम के टाइम, प्राचीन भारत की शिक्षा के टाइम भारतीय स्टूडेंट्स जो थे वो विदेशों में पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन विदेशों से लाखों स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज नालंदा तक्षशिला में पढ़ने आते थे।
अभी सब कुछ बेस्ट चल रहा था, जब इतना अच्छा था, विदेशों से लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे थे, हम वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम थे, हमारी शिक्षा प्रणाली विश्व की बेस्ट एजुकेशन थी, तो फिर ये कंटिन्यू क्यों नहीं हुई? इस मीनिंगलेस एजुकेशन सिस्टम को अपनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जब इतना अच्छा चल रहा था तो उसको खराब करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वी शुड टॉक अबाउट इट। सो शुरू ऐसे होता है डिक्लाइन 1197 एडी में बाई मुस्लिम रूलर्स। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज कंप्लीटली ब्रंट। नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से उसकी लाइब्रेरी सहित उसके किताबों, उसके अंदर जितने भी लेख थे उन लेखों सहित जला दिया गया। बाकी जो यूनिवर्सिटीज और जितने भी गुरुकुल्स थे मोस्टली उनको लूट लिया गया। मैं 1197 एडी की बात कर रही हूँ। और उनको लूटने के बाद उन पे उस जगह पे मॉस्क मीन्स मस्जिदें बना दी गई। Here again this point is to be noted. I am not specifically pointing any religion here. I am just putting the facts and ground reality here. मैं यहाँ किसी धर्म को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट जो हिस्ट्री के फैक्ट्स रहे हैं मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ। मुस्लिम रूलर्स ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। जो गुरुकुल्स थे मोस्टली उनको लूट लिया गया, उनकी जगह पे मस्जिदें बना दी गई। सो गुरुकुल्स का जो डिक्लाइन है, गुरुकुल्स की जो घटती हुई आप प्रोसेस बोल सकते हैं, वो 1197 एडी से शुरू हो चुका था। बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद मतलब एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल वाला कंटिन्यू था। लूटने के बाद भी जो गुरुज थे, जो गुरु हुआ करते थे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अलग से जाके नए से अपने गुरुकुल की शुरुआत कर करके इस महान शिक्षा पद्धति को कंटिन्यू रखा, लगातार बनाए रखा। दो फंड की कमी हो और मीन्स पैसे की कमी हो, मुद्रा की कमी के होते हुए भी उनके शिष्यों ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी अपनी जरूरतों में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शिक्षा उनकी वैसी चलती रही कंटिन्यू। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एनालिसिस किया और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता अपनाई और जो कि कामयाब बहुत अच्छे से रही, सक्सेसफुल रही, सफल रही। उन्होंने एनालाइज किया कि किसी को गुलाम बनाने के लिए द बेस्ट अप्रोच कैन बी उनके बच्चों के अंदर वो डेटा भरा जाए जो कि ऑटोमेटिक जब वो युवा बने वो हमारे गुलाम हो। उनके दिमाग में जो डेटा है वो सिर्फ उतना ही काम करे जो हम चाहते हैं, क्योंकि वी आर ए मशीन। जैसा कि मैंने अपने एपिसोड 6 में बताया है, मनुष्य एक मशीन है, दैट्स इट। इनफैक्ट एवरीथिंग ऑन अर्थ, ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मशीन। वो वैसे ही काम करते हैं जो उनमें डेटा होता है, वो वैसे ही काम करते हैं जो उनमें पार्टिकल्स होते हैं। हर एक पार्टिकल में अपनी मेमोरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू इट। तो जो डेटा है वो एक मशीन से निकाल के दूसरी मशीन में डाल दिया जाए तो वो मशीन वैसे ही काम करेगी जो डेटा उसमें है। सो सिंपली दे डिड इट। उन्होंने जो बच्चे थे उनमें वो डेटा, देखो किसी भी माइंड में डेटा भरने की जो आयु होती है वो बेस्ट होती है बचपन। किसी मैच्योर पर्सन को आप बहकाना चाहो, आप नहीं बहका सकते हो, बिकॉज उसके माइंड में ऑलरेडी डेटा स्टोर हो चुका है। ज्यादातर डेटा जो होता है वो 30 से 40 इयर्स के बीच मतलब तब तक ही होता है। उसके बाद में क्या होता है, ह्यूमन मशीन जो होती है वो प्रीवियस मतलब उसके बाद होता है, लेकिन 5 से 6% डेटा ही स्टोर होता है। 30-40 की आयु तक जितना डेटा स्टोर हुआ होता है मोस्टली माइंड उसी को रिकॉल कर करके फर्दर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो बेस्ट जो एज होती है वो होती है बचपन, किसी भी मशीन में डेटा डालने के लिए। और बचपन में डेटा डालने का बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है स्कूल्स, सो कॉल्ड एजुकेशन।
and they implemented Anglo-Indian education system. भारतीय अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा इंट्रोड्यूस करी। उसमें उन्होंने वो सब्जेक्ट्स डाले जो कि सिर्फ वो ही डेटा शो करते हैं जो कि उनको अपने गुलामों में चाहिए होते हैं। बेसिकली क्लर्की वर्क, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स व्हाट? हिस्ट्री में वो ही छापा गया जो वो वाकई में चाहते थे कि भारतीय डेटा में हो। भारतीय सिटीजन्स के माइंड में जो डेटा में हिस्ट्री के नाम पे जो आए वो गंदी मेमोरीज ही उस हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में डाली गई जो वाकई वास्तविकता में इंडियन माइंड्स में नहीं होनी चाहिए थी। कौन मुस्लिम रूलर आया, कौन ब्रिटिशर आया, कौन फ्रांस आया, कब कौन कौन आया, किस किसने कैसे अत्याचार किए, कैसे लूटा, कैसे रेप किए, कैसे बर्बाद किया। दिस इज अवर हिस्ट्री। रियली डू यू थिंक सो? नो, आई डोंट थिंक सो। History was the Nalanda. History was the Taxila. Indian history was the Guru and Gurukuls and the Zero. जो दिया गया वो हमारे भारतीयों ने दिया। जिसपे आज पूरी मैथ्स, पूरी साइंस, पूरी फिजिक्स काम करती है वो जीरो भारतीयों ने दिया। This is Indian history. Not the useless of any Mughal and any Britishers or any Persians came and ruled our country and looted our country and raped our women. No, this was not our history. हमारी शिक्षा व्यवस्था विश्व की बेस्ट शिक्षा व्यवस्था थी। हमने जीरो दिया, हमने बेस्ट योगा पतंजलि दिया, हमने केमिस्ट्री में बेस्ट केमिस्ट दिया, हमने नागार्जुन, हमने एस्ट्रोनॉमी में बेस्ट आर्यभट्टा दिया, हमने मैथमेटिक्स में बेस्ट बुद्धायन दिया, हमने मेडिसिन में बेस्ट चर्क दिया, हमने पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्थशास्त्र में बेस्ट चाणक्य दिया। दिस इज अवर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट द यूजलेस हिस्ट्री वर्ड ब्रिटिशर्स वांटेड टू कीप इन अवर डेटा, जो कि है, जिससे सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्शनल है, जिसमें सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम होता है और उस एग्जाम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं जो ब्रिटिशर्स चाहते थे और उन टॉपिक्स को पढ़ के हम एक सिविल सर्वेंट, एक कलेक्टर, एक आईपीएस तैयार करते हैं, जो कि वाकई में वो डेटा लेके घूमते हैं जो कि कोई मीनिंग नहीं है, जिसका जो भारतीय सभ्यता से लिंक ही नहीं है, जो यूजलेस स्टडी है। हमें वो नहीं चाहिए, but we are producing further that useless data generations. We can't change that data. Really, don't we have that potential to change the data in our further generations? वो चाहते थे कि वो डेटा हमारे माइंड में हो। उन्होंने वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमें पढ़ाया। उन्होंने वो x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab whatever. We don't need it. I'm not saying कि इसका कोई यूज नहीं है, यूज है, क्योंकि ऐसे दुनिया में कोई चीज नहीं होती, कोई सब्जेक्ट नहीं होता जिसका कोई यूज नहीं होता। लेकिन हमें वो सब्जेक्ट चाहिए जो बेस्ट यूजेबल हो। हमें वो यूज, वो सब देखो, अर्थ प्लेनेट पे बहुत सी चीजें हैं जो एकदम उच्चतम स्तर की हैं, जिनका उपयोग एकदम उच्चतम लेवल का है, जिसका उपयोग करके मनुष्य जीवन उच्चतम स्तर का हो सकता है। और इसी अर्थ पे ऐसी भी चीजें हैं जो कोई कुछ ना भी करे तो आसानी से मिल जाती है। इसी अर्थ प्लेनेट, इसी पृथ्वी पे ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत ही निम्न स्तर की हैं, जिनका उपयोग नहीं, उनका सिर्फ दुरुपयोग होता है। तो अवेलेबल तो हमारे पास सब कुछ है, अर्थ पे रिसोर्सेस तो सब टाइप के हैं, लेकिन कौन सा अपनाना है ये चूज हम करेंगे। और जब रिसोर्सेज सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो हम यूजलेस सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ें, हम उच्चतम स्तर के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। स्किल सीखनी है तो हम यूजलेस क्यों सीखें। हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन डेफिनेटली यूज है उनका, आई एम नॉट डिनाइंग इट, लेकिन वो बेस्ट यूज नहीं है हमारे व्यवहारिक जीवन में। मैं नहीं बोलूंगी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या आपने XYZ की जितनी भी थ्योरीज पढ़ी है वो यूजलेस है, नहीं, वो यूजफुल है,
कहीं ना कहीं यूज है तभी उनको बनाया गया, यूजलेस कुछ भी नहीं है। बट ये मैं कह सकती हूँ कि वो हमारे व्यवहारिक जीवन में, स्पेशली भारतीय सभ्यता में, भारतीय सोसाइटी में वो यूजफुल नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स में फर्दर रिसर्च पे जा रहे हो, आपको बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन बनना है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो सारे डिफरेंशिएशन, सारी XYZ की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बिना शायद आप फर्दर स्टडीज और फर्दर रिसर्च या बेस्ट मैथमेटिशियन ना बन पाए, लेकिन वो व्यवहारिक जीवन में यूजफुल नहीं है। सो वी डोंट नीड दैट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिशर्स को वो उस टाइप की मैथमेटिक्स चाहिए थी, वो मैथ्स चाहिए थी, क्योंकि उनको वो ही ऐसा ही काम लेना था हमसे। बट हम उसको भी कंटिन्यू क्यों करें? वी शुड चेंज दैट एंड वी विल। सो नाउ इट्स एंड ऑफ सेकंड पार्ट, नाउ वी विल गो ऑन द पार्ट ऑफ थर्ड। हम तीसरे भाग पे बात करते हैं, कंपेरिजन ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम एंड एशियन एजुकेशन सिस्टम। इसके हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को लेते हैं बेसिकली, और उसके बाद हम चौथे भाग में जाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एशियन सिस्टम में नेगेटिव मैंने क्या ऑब्जर्व किया। दैट इज वहां पे मैन और वुमेन की जो एजुकेशन थी, मतलब महिला और पुरुष को अलग अलग जो एजुकेशन दी जाती थी, वो उस टाइम जो महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, मीन्स लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती थी, वो बेसिक जो उनकी ड्यूटीज थी उसी तक सीमित थी। मतलब डांस हो गया, गायन हो गया, कुकिंग हो गई, बेसिक जो लिटरेचर का नॉलेज होता है वहीं तक। उनको जो पुरुषों को जितनी कलाएं सिखाई जाती थी उतनी उनको नहीं सिखाई जाती थी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उस टाइम की कुछ महिलाएं थी जो सब कुछ सीखती थी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। सभी महिलाओं को, सभी बालिकाओं को वो समान शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसमें ये उनके पीछे का रीज़न था कि उनकी ड्यूटीज़ डिफरेंट थी और पुरुषों की ड्यूटीज़ डिफरेंट थी। उनके आज के टाइम पे ड्यूटीज़ आई थिंक हमने उस टाइप की नहीं रखी हैं। हम हज़ारों साल बाद की अपडेटेड जनरेशन्स हैं, तो टाइम भी चेंज हुआ है, हम एक अपडेटेड वर्जन है ह्यूमन का। तो हमारे उन पूर्वजों का हम इतना अपडेटेड वर्जन इसलिए हमने अपडेट किए हैं सिचुएशंस, और उन अपडेटेड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आज हर लड़की और लड़का जो है वो समान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट जो कि प्रेजेंट शिक्षा में है, कि जितने भी लड़के और लड़कियां हैं वो समान शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट नहीं है। जो लड़कों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वही लड़कियों के लिए, जो लड़कियों के लिए वही लड़कों के लिए। तो यहाँ पे स्किल बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। तो ये आप बोल सकते हैं प्रेजेंटली हमने एक अच्छा है, और पास्ट में इसको बुरा नहीं बोल सकते, बट उस टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो व्यवस्था थी, बट अभी उस व्यवस्था की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने भी, ये एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, उस टाइम कास्ट के बेसिस पे, जैसे कर्म के आधार पर 4 कास्ट होती थी कि ये ब्राह्मण है, या ये सैनिक का काम करेगा, ये व्यापारी का काम करेगा, और ये मजदूरी का काम मतलब लेबर वर्क करेगा। तो कर्मों के हिसाब से कास्ट सिस्टम था, और कास्ट सिस्टम के हिसाब से आयु के अकॉर्डिंग गुरुकुल में बच्चों को लिया जाता था। मीन्स अगर कोई अपर कास्ट का है तो वो 8 साल में ले लिया जाता था, कोई थोड़ा लोअर का है वो 10 साल में, कोई एकदम लोअर का उसको 12 साल का जब वो बच्चा होता था तब गुरुकुल में एडमिट किया जाता था। नाउ इट्स नॉट। यहाँ पे अपने प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में कोई कितनी भी साल का है इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी कास्ट का है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस बच्चा है, लड़का है, लड़की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एडमिट इक्वली कर दिया जाता है। शिक्षा कैसे दी जाती है वो अलग बात है, दैट इज मीनिंगलेस, लेकिन उस शिक्षा में भर्ती कर दिया जाता है, उसमें डिफरेंस नहीं है। सो बाकी कई डायमेंशंस में हमारे अभी भी बहुत से इक्वल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। फेमिनिज्म अपनी जगह बहुत सर्वोत्तम है, मस्कुलिन प्रवृत्ति अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इनको समान रूप से देख ही नहीं सकते, बट ये डिफरेंट विषय है, इस पर कभी किसी और सेशन में बात करेंगे। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव पॉइंट मुझे एशियन एजुकेशन सिस्टम का ये लगा कि फीस नहीं होती थी। उस टाइम गुरु अपने शिष्यों से फीस नहीं लेते थे। जितनी भी वो 12 साल, 20 साल, 15 साल गुरुकुल में बच्चा रहता था, उसका खाना, रहना, कपड़े, सोना, अकोमोडेशन, शिक्षा, उपदेश, एक्सपेरिमेंट्स जो कुछ भी होते थे
वो गुरु उनके बदले में पैसे नहीं लेता था। मीन्स उस टाइम अगर आप 5 बच्चे कर रहे हो, 10 बच्चे कर रहे हो, उसका भार आप पे नहीं आता था। बचपन पूरा गुरु देखता था, बड़ा होकर बच्चा अपना खुद कमाने लग जाता था, माँ बाप को टेंशन नहीं थी बेसिकली। सो वैसे शिक्षा पेड होनी भी नहीं चाहिए और नहीं होगी। वी विल वर्क अपॉन दैट। ये जो फिलहाल चल रहा है इसको चेंज होना पड़ेगा और वो हम करेंगे। ज्ञान बिकाऊ नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो चीज मुझे पॉजिटिव लगी उस टाइम, नो होमवर्क वाज देयर, नो रिटर्न वाज देयर, नो मार्क सिस्टम वाज देयर। किसी को जज नहीं किया जाता था। गुरु जो अपने सिस्टर के साथ पर्सनल कम्युनिकेट करता था, जिसमें जिस प्रतिभा को, जिस डायमेंशन को वो उभरता देखता था, उसमें वो उसको पर्सनली डेवलप करता था। हाथी को शेर वाले काम, शेर को गधे वाले काम, गधे को हाथी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाती थी। गधा है वो गधे के काम में बेस्ट है। ट्रस्ट मी, गधा एक ऐसा एनिमल है जिसका मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इवन मोर देन लॉयल एंड फ्रेंड। उससे ज्यादा लॉयल और हेल्पफुल कोई एनिमल नहीं होता। हाथी से हाथी का ही काम, हाथी को हाथी की स्किल सिखाई जाती थी, लॉयल को लॉयल की स्किल सिखाई जाती थी। मीन्स बेसिकली जो स्टूडेंट जिस स्किल में गुरु को लगता था वो उसी डायरेक्शन में उसको लेके जाता था। कोई जजमेंट नहीं था कि ये बेस्ट है, ये 99% वाला है, ये फेलियर है, ये 60 वाला है, ये 80 वाला है। नो, ऐसा कुछ नहीं होता था। मार्क्स सिस्टम नहीं था। मीन्स मेंटल प्रेशर नहीं था, मार्क्स का प्रेशर नहीं था, होमवर्क और असाइनमेंट्स का प्रेशर नहीं होता था, और स्टूडेंट सुसाइड नहीं करते थे। दिस वाज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ एशियंट एजुकेशन सिस्टम। नाउ सो नो सुसाइड्स, नो डिप्रेशन, और प्रैक्टिकल ज्ञान होता था। बेसिक जो भी डेली लाइफ, रूटीन लाइफ के जो भी काम होते हैं ह्यूमन को, हाउस होल्ड चोर्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, या जानवर जो कैटल मैनेजमेंट होता है, भैंसों को, गायों को पालना, उनका दूध निकालना, या उनको कैसे मेंटेन किया जाता है, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाया जाता है, पेड़ पौधे और एनवायरनमेंट के साथ कैसे जुड़ा जाता है, ये मतलब उनके साथ जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट का कैसे कनेक्शन हो सकता है, कुकिंग कैसे की जाती है, खुद का प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे औषधि के द्वारा किया जाता है, या खुद के डिफेंस कैसे किया जाता है, या खुद की इंडिपेंडेंसी कैसे हो सकती है, क्लीनिंग घर की कैसे करते हैं, ये सब बेसिक शिक्षा का हिस्सा था। ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगा, जो कि आज नहीं है, होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट, दैट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन। हमने देख लिया पहले क्या था, अब क्या है, दैट इज फाइन। पहले क्या पॉजिटिव था, अब क्या पॉजिटिव है, हमने सब पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि समस्या क्या है। वो तो हमें पता है, हम वर्षों से देख रहे हैं। आपने क्या बताया, कुछ नया नहीं बताया। वी नो ये हमारे शिक्षा पद्धति के साथ है प्रॉब्लम, पर सॉल्यूशन क्या है वो बताओ। वी ऑल आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन, नॉट फॉर द प्रॉब्लम। बट किसी भी सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम की बात और एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सॉल्यूशन पे तभी पहुंचोगे जब आप पहले समस्या को समझो। तो इसके लिए मुझे इतना समय आपका लेना पड़ा, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की इसको शॉर्टेस्ट रखने में। फर्स्ट थिंग, अगर कोई अभी तक देख रहा है सेशन, तो थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग दैट व्हाट यू कैन से, I won't say thanks for giving time, because you have given time for yourself, not for me. But anyways, thanks for being with this session till now. Now we will talk about the main thing, that is solution, ground solution, practical and real solution. How to solve, how to change this. See, total children population in India, हमारे भारत में कितने बच्चे हैं टोटल? Let's talk about that. 40 करोड़ हमारे भारत में टोटल स्टूडेंट्स नहीं बोलते, टोटल चिल्ड्रन, जो 135 करोड़ भारतीयों की जो आबादी है, उसमें बच्चों की जो आबादी है वो 40 करोड़ है। इन 20 राइट नाउ आई एम टेलिंग। सो इफ वन स्कूल अकोमोडेट 40 करोड़, मतलब 40 करोड़ बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए कितनी स्कूल्स चाहिए। और मैं इसको इस ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो 9 to 6 वाला कोई जॉब नहीं है। शिक्षा जो है वो
9:30 से 4:30 का कोई टाइम वाला कोई जॉब नहीं है। ये एक स्किल है जो कि 24 घंटे सीखी जाती है। शिक्षा एक वो चीज है जिसमें ये सब सिखाया जाता है। खाना उगाना कैसे है, खाना कैसे है, कपड़े बनते कैसे हैं, पहनना कैसे है, सोना कैसे, अच्छी नींद किसे कहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं वो घर बनता किससे है, बनाते कैसे हैं। ये सारी चीजें, ये सारी स्किल्स तभी सीखी जा सकती है जब हम 24 घंटे में उस एनवायरनमेंट में रहें। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन, शिक्षा शुड बी कंप्लीटली रेजिडेंशियल। पहला मेरा ये है कि शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से स्कूल, या आप बोल सकते हैं रेजिडेंशियल होनी चाहिए। घर स्कूल, घर स्कूल, घर स्कूल, दिस इज नॉट गुड टू लर्न एनी काइंड ऑफ स्किल। क्योंकि बच्चे का जो डेटा आ रहा है, माइंड आ रहा है, माइंड में जो डेटा आ रहा है वो स्टेबल ही नहीं होता है अगर वो आधे टाइम घर में आधे टाइम स्कूल में रहता है, वो कोई कुछ भी ढंग से नहीं सीख पाता। तो फर्स्ट थिंग इज हमारी जो शिक्षा है वो रेजिडेंशियल होनी चाहिए कंप्लीटली। हर ईयर में 2 महीने जो समर वाली छुट्टियां होती हैं, समर जो 2 महीने का गैप होता है हर एक क्लास के बीच में, उस टाइम बच्चों को कंप्लीटली घर पे जाने देना चाहिए। उस टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। ऐसा नहीं है इस टाइम कि हाँ 10-10 साल बच्चों को कहीं भेज दिया और पेरेंट्स मिलेंगे ना, नो, इट्स नॉट गुड। आई थिंक स्कूल भी होना चाहिए, पेरेंट्स भी होना चाहिए, बट नॉट एवरी डे। साल के 12 महीने में 10 महीने बच्चे स्कूल में रहें, उनसे पेरेंट्स विजिट करके मिल सकते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन। बच्चा 12 महीने में 2 महीने अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पे रहे, तो इससे चीजें बैलेंस होती हैं। सेकंड पॉइंट, 40 करोड़ बच्चे हैं, 40 करोड़ बच्चों के लिए गवर्नमेंट अगर स्कूल बनाए, रेजिडेंशियल स्कूल, तो उसकी हम बात करें तो कितने स्कूल होने चाहिए कि 40 करोड़ सारे बच्चे आ जाएं। तो यहां मैं लेके चल रही हूँ, एक स्कूल में अगर 2000 बच्चे हैं, जो कि ज्यादा नहीं है, 2000 किसी भी प्राइवेट स्कूल में एक नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है। आज 2000 बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल में 40 क्लासरूम बहुत होता है। एक क्लास में अगर 50 बच्चे बिठाए तो 40 करोड़ बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल में रखने के लिए टोटल स्कूल्स चाहिए। पर स्कूल अगर आप 2000 स्कूल्स लेके चलते हैं तो 40 करोड़ डिवाइडेड बाई 2000, 40 करोड़ को भाग दिया 2000 से, तो हमारे पास संख्या निकल के आती है 2 लाख। मतलब कि 40 करोड़ बच्चे हैं, एक स्कूल में अगर 2000 बच्चे पढ़ें तो पूरे भारत में 2 लाख स्कूल्स पूरे 40 करोड़ बच्चों के लिए काफी है। अभी बात करते हैं ग्राउंड रियल डेटा की। 40 करोड़ बच्चे हैं, टोटल गवर्नमेंट स्कूल्स भारत में है 15 लाख। 15 लाख टोटल स्कूल्स हैं। हालांकि उन स्कूल्स के अंदर 2 से 3 या 5 कमरे हैं। यहाँ पे थोड़ा फैक्टर आता है। 15 लाख स्कूल्स हैं, लेकिन हमें चाहिए कितनी, सिर्फ 2 लाख स्कूल। लेकिन वो 2 लाख स्कूल कैसे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 लाख स्कूल्स जो ये रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं है, इनमें 5 कमरे हैं। लेकिन हमें जो 15 लाख स्कूल्स नहीं चाहिए, बंद कर दो सारी। हमें सिर्फ 2 लाख स्कूल्स चाहिए, लेकिन वो हाईएस्ट क्वालिटी की 5 स्टार से भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये हमें चाहिए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। ये कैसे होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमने एक कंक्लूजन निकाला ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डेटा के आधार पे। जो गवर्नमेंट वेबसाइट, मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसके आधार पे जो डेटा हमारे पास है उसको लेके हम बात कर रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी है बच्चों की, 2000 अगर एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो 2 लाख स्कूल हमें चाहिए। अब 2 लाख स्कूल कैसी होनी चाहिए, हम इस पे प्रेजेंटली 15 लाख स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, हमें सिर्फ 2 लाख चाहिए। अब वो 2 लाख कैसी हो उस पे बात करते हैं। एक स्कूल में 1000 रूम चाहिए। वो किस लिए, 2000 बच्चे एक स्कूल में हैं, एक रूम में अगर आप 3 बच्चों को रखते हैं तो टोटल रूम्स कितने चाहिए 2000 बच्चों के लिए, 2000 भाग 3 संख्या आती है 666। ओवरऑल अप्रोक्स निकालें 700 रूम्स मान लें। 2000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 666.66।
अप्रॉक्स राउंड फिगर निकाले, 700 रूम्स आर मोर देन इनफ टू अकोमोडेट 2000 चिल्ड्रन। टीचर्स एंड स्टाफ के अकोमोडेशन के लिए 150 रूम्स काफ़ी हैं। किसी भी स्कूल में टीचर्स हैं 2000 बच्चों पे, उनके लिए 150 कमरे काफ़ी हैं रहने के लिए। क्लासरूम्स, एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 2000 बच्चों में भाग 50, 40 क्लासरूम्स, 2000 डिवाइडेड बाई 50, 40 क्लासरूम्स। मीन्स एक स्कूल होनी चाहिए, उसमें 700 कमरे बच्चों के अकोमोडेशन के लिए रेजिडेंशियल पर्पज, 150 कमरे टीचर्स और बाकी हेल्पिंग जो भी स्टाफ होता है, मे बी हॉस्टल का, मेस का, कुकिंग का, गार्डनिंग का, जो भी मेंटेनेंस में। टोटल कमरे 150 काफ़ी हैं उनके लिए। 2000 बच्चों के लिए 50 बच्चों का एक क्लासरूम माने तो 40 क्लासरूम, 40 रूम बहुत हैं। नाउ लैब्स की और प्रैक्टिकल बात करें तो 60 टाइप की अगर स्किल सिखाई जाए, जिसमें एग्रीकल्चर भी हो सकता है, जिसपे तो ग्राउंड काफ़ी है, प्लेइंग होगा, जो भी होगा, 60 टाइप की स्किल्स अगर एक बच्चे को सिखा दी जाए तो मोर देन इनफ है। उसमें एग्रीकल्चर, डिफेंस, कुकिंग सब कुछ आ सकता है। 60 रूम्स, हॉल्स बोल सकते हो इनको, लैब्स के लिए या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। टोटल रूम्स कितने हो गए? 550। अगर आप एक्स्ट्रा रूम्स लेके चले तो 1000 रूम्स आर इनफ इन ए स्कूल। अब 1000 रूम एक स्कूल में होना काफ़ी है 2000 बच्चों के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा एरिया। 1000 रूम्स के लिए कितनी बिल्डिंग चाहिए? अगर एक बिल्डिंग में आप 100 रूम लेके चले तो आपको 10 बिल्डिंग एक कैंपस में चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉमन बात है। एक कैंपस में 10 बिल्डिंग होना, पर एक बिल्डिंग में 100 रूम की 10 बिल्डिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी 2 लाख स्कूल्स हों तो हमारे भारत के जितने भी 40 करोड़ हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल में होंगे, फ्री एजुकेशन होगी, सबके पास फिक्स्ड टीचर होंगे, सब कोई होमवर्क नहीं चाहिए, कोई मार्क्स वाला सिस्टम नहीं चाहिए, फीस भी नहीं चाहिए। लैब्स हो, बेस्ट विषय की लैब हो, उनमें हर एक चीज चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ाओ, एग्रीकल्चर पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, बॉटनी पढ़ाओ, जियोलॉजी पढ़ाओ, हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिखाया जाए, कोई होमवर्क नहीं चाहिए। नो होमवर्क, नो फीस, नथिंग, नो जजमेंट, नो कंपेरिजन, नो डिप्रेशन, नो सुसाइड्स। बच्चे पेरेंट्स पे बोझ नहीं होने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उनकी शिक्षा, उनका अकोमोडेशन, उनका खाना सब स्कूल में हो, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी ले। और ट्रस्ट में गवर्नमेंट जितना एजुकेशन बजट पास करती है, जो एनुअली मैंने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, एक साल में 1 लाख करोड़ बजट एजुकेशन से सेक्टर के ऊपर खर्चा जाता है। 1 लाख करोड़ के अंदर मेजर जो है वो बजट जाता है टीचर्स की सैलरी पे और मिड डे मील पे और इधर उधर के नाम के प्रोजेक्ट्स पे, जिन पे कंप्यूटर्स, स्क्रू ड्राइवर्स और रख दिए जाते हैं, जिन पे वो जंग लगते रहते हैं, मकड़ी के जाले लगते रहते हैं, और स्टूडेंट्स बेचारे उन लॉक्स में पड़े पड़े यंत्रों को कभी देखते भी नहीं है। वो बजट ऐसे फालतू खर्च होता है। 2 लाख स्कूल्स पे पर ईयर आप 1 लाख करोड़ खर्च करके देखिए, एवरीथिंग विल वेरी वेल मेंटेन्ड। सबको खाना भी मिलेगा, किसी को फीस भी नहीं देनी। स्कूल्स होंगी, एक कैंपस में 10 बिल्डिंग, 100 रूम्स की, 5 स्टार क्लास। व्हाट ए कैंपस! एक स्कूल एक IIT और एक IIM से कम नहीं होना चाहिए। भले ही क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, 15 लाख नहीं सिर्फ 2 लाख चाहिए। और अगर इतनी ही किल्लत है तो आई वुड लाइक टू फर्दर ऐड हियर कि वो बिल्डिंग्स आप कहां से लाओ वो भी मैं बता देती हूँ। इंडियन गवर्नमेंट ने
स्पेशली जो पुरातत्व विभाग होता है या बाकी जो कल्चरल एंड टूरिज्म विभाग है हमारी कंट्री में, उन्होंने बहुत से होटल्स के साथ टाई अप कर रखा है। उनके खुद के गवर्नमेंट के होटल्स हैं, खुद के गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस हैं। ऐसी हिस्टोरिक हवेली टाइप की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनको शायद कभी मेंटेन नहीं किया गया, लेकिन अगर अच्छे से मेंटेन किए जाए तो एक हेरिटेज बिल्डिंग, एक ठीक ठाक हवेली किसी 5 स्टार होटल से, किसी 5 स्टार हेरिटेज होटल से कम नहीं होती है। वो ऐसी बड़ी बड़ी जिनकी मेंटेनेंस नहीं होती, जिनकी मेंटेनेंस के नाम पे बजट आता है लाखों का, करोड़ों का, और उन पे वो बजट ना लगा के वो धंस रही हैं, वो टूट रही हैं, और सारा का सारा बजट ऑफिसर्स और उनके द्वारा, मंत्रियों द्वारा अपने ब्लैक मनी में ऐड कर लिया जाता है ऑन द नेम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ धरोहर। हमारी प्राचीन धरोहरों को मेंटेन करने के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए ब्लैक मनी में हो जाते हैं कन्वर्ट। वो मेंटेन करके व्हाई डोंट यू चेंज एंड कन्वर्ट देयर इन 5 स्टार स्कूल्स। हमें 15 लाख नहीं, सिर्फ 2 लाख बिल्डिंग्स चाहिए। टोटल इंडिया में 700 जिले हैं, मेजर अगर टाउन आप माने तो 700 जिलों के अंदर एक जिले में अगर 300 भी ऐसी बिल्डिंग्स आप करें, गवर्नमेंट तो वैसे भी, जमीन तो वैसे भी सारी गवर्नमेंट की है, जमीन तो आप किसी हॉस्पिटल वाले को, किसी बिजनेस को, किसी बड़े बड़े बिजनेस वालों को आप 1 रुपए प्रति हेक्टर में बेच देते हो। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ट्रस्ट के नाम पे, किसी भी हॉस्पिटल के नाम पे अगर कोई संस्था बोलती है हमें ट्रस्ट बनाना है, कोई स्कूल बनानी है, कोई आपको बिल्डिंग दान करनी है, उसको गवर्नमेंट की ये पॉलिसी में है कि 1 रुपया प्रति हेक्टर वो जमीन उनको बिजनेसमैन को दे देती है। जमीन की आपके पास कमी नहीं है, बिल्डिंग्स आप अगर नहीं खड़ी भी नहीं करना चाहते हो, नई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी लाना चाहते हो, तो भी आपको एक जिले में 300 बिल्डिंग ऐसी मिल जाएंगी जिनको आप अच्छे से मेंटेन करवा के 5 स्टार कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हो। एक जिले में 300 स्कूल, 700 जिले के अंदर, इट विल बी अबाउट 2 lakhs, दैट विल बी मोर देन इनफ। और बिल्डिंग्स हमारे पास आ गई, बच्चों के एकोमोडेशन आ गया, बच्चों को सिर्फ खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, पढ़ाई बोले तो सिर्फ आपको जो 1 लाख करोड़ का बजट आप एनुअली खर्च करते हो, अगर आई बिलीव सो, मैंने पर्सनली कैलकुलेट किया है, सेशन काफी लंबा हो चुका है, डिटेलिंग में बात थोड़ा शॉर्ट रखना चाहूंगी। 1 लाख करोड़ मनी को अगर आप 2 लाख स्कूल्स के टीचर्स में और 2 लाख स्कूल्स के 2-2 हजार बच्चों के लिए अगर आप खाने पे, मिड डे मील के नाम पे वैसे ही आप करोड़ों रुपए धमाल और करप्शन में ले जा रहे हो, उनको रियल में आप 24 घंटे रख के अकोमोडेशन दीजिए, खाना दीजिए, नो फीस बर्डन ऑन पेरेंट्स, किसी पे कोई भार ही नहीं आएगा। बच्चों को बेस्ट 5 स्टार क्वालिटी स्कूल मिलेगी, 5 स्टार रूम मिलेंगे, बच्चे खुद खाना बनाएंगे, खुद सब्जियां उगाएंगे, खुद पेड़ पौधे लगाएंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए ये शिक्षा का एक पार्ट होगा, उनके लिए ये एक शिक्षा के करिकुलम का पार्ट होगा। सब्जियां उगाना, फसलें उगाना, पेड़ पौधे लगाना, उनको काटना, उनको धोना, उनसे खाना बनाना, अपने कपड़े बनाना, उनसे जो प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू बेचना, ई कॉमर्स मार्केट में उतारना। कैन यू थिंक कि 40,000 बच्चे अगर स्कूल कैंपस के अंदर प्रोडक्शन करेंगे, देखिए आप शिक्षा को किताब के बेसिस पे नहीं, स्किल्स के बेसिस पे लगाएंगे। अब इसका सब्जेक्ट्स क्या क्या हो, उन सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस क्या क्या हो, वो किस टाइप का हो, उनके लिए कैसी स्किल सेट चाहिए, बातें करने को मेरे पास डेटा बहुत है, क्योंकि लास्ट 10 to 15 ईयर्स से मैंने इसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करा है, इसी पे काम किया है। मैं इसके लिए 1 महीने का लगातार सेशन ले सकती हूँ, लेकिन इस सेशन में, इस वीडियो में, इस एपिसोड में आई कांट टॉक अबाउट कि हाँ सिलेबस में क्या क्या ऐड करें, स्किल सेट में क्या क्या ऐड करें, बट मेरा बेसिक जो पॉइंट करना है वो सिर्फ इतना है
उस पर आप कमेटी बिठाइए, उस पर इतने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, गवर्नमेंट में इतने एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतने बुद्धिमान जीवी बैठे हैं, जो कि सिलेबस क्या हो, स्किल सेट क्या हो, प्रेजेंट सिस्टम, प्रेजेंट हमारी सोसाइटी को, या आप बोल सकते हैं वर्तमान की जो ह्यूमन जो जनरेशन है, हमारे मनुष्य की जो फिलहाल जो जनरेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमारे देश की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे समाज की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, किन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, उनके बेसिस पे आप नए सब्जेक्ट लाइए। उनके बेसिस पे हम नए सब्जेक्ट लाके उन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स करेंगे। अब उस टाइम जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको छोटा सा बताऊंगी। यहाँ एशियन एजुकेशन सिस्टम में नाव बनाना सिखाते थे, क्योंकि वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी। घोड़ों की और एलिफेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम उसके सेना का वो भाग होता था। अभी क्या भाग है उसको देख के वी कैन इंक्लूड सच काइंड ऑफ स्किल्स। अभी कंप्यूटर है या रोबोटिक्स है, अब रोबोट बताते कैसे हैं ये जरूरी है सीखना, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक 1000 पन्नों की किताब को आप थोप दे किसी पे, दैट इज यूजलेस। एक लाइब्रेरी हो जिसमें जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सारी अवेलेबल हो, उनको आपको क्लासरूम में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा रोबोट बना रहा है, उसको उसने कोई प्रॉब्लम दिखी, उस चीज का सॉल्यूशन चाहिए, लाइब्रेरी में जाओ, किताब में ढूंढो, सॉल्यूशन निकालो और फिक्स दैट प्रॉब्लम और रोबोट बनाओ। फोकस ऑन द स्किल, और उस स्किल को करते समय जो बच्चे के सामने समस्या आए उसको सॉल्व करने के लिए उसके पास ज्ञान का होना जरूरी है। और वो ज्ञान कहाँ है? किताबों में। अगर किसी ने खोजा है तो वो किताबों में लिख दिया है, वो किताबें आप लाइब्रेरी में रख दो। किसी को इच्छा होगी पढ़ लेगा, इच्छा नहीं होगी नहीं पढ़ेगा, क्या फर्क पड़ता है? मार्क्स की कहाँ जरूरत है, जजमेंट की कहाँ जरूरत है, होमवर्क की कहाँ जरूरत है? एक डफर है, एक फेल हो रहा है, एक सक्सेस हो रहा है, ये बताने की कहाँ जरूरत है? शिक्षा मतलब ज्ञान लेने आए हैं। एक स्कूल में 2000 बच्चे ज्ञान लेने आए हैं ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाए। इसमें उन पे ये थोपने की क्या जरूरत है कि आप ये किताब पढ़ो, वो नहीं। किताब किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है जाके लाइब्रेरी में पढ़ो, नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है मत पढ़ो। शिक्षा हम जो सिखाएंगे वो ये है कि मोबाइल प्रोडक्ट है कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रोडक्ट है कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है कैसे होती है। अभी किसी को अगर मोबाइल बनाना है तो वो बना के देखेगा स्कूल कैंपस में। किसी को रोबोटिक्स आपने बता दिया, एक इस टीचर है उसने लैब में स्टूडेंट्स को बिठा के बताया रोबोट ऐसे ऐसे बनता है, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आया, उन्होंने ट्राई किया, पहली बार में नहीं बना, दूसरी बार में नहीं बना, 5-10 बाद में प्रयासों के बाद उसका रोबोट बनाना सीख जाएगा। उसमें किताब को रटने की और मार्क्स की कहाँ जरूरत पड़ गई? नो, इट शुड नॉट बी। अब कोई रोबोट बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, या एसी बना रहा है, कूलर बना रहा है, जो भी आपको स्किल सिखानी है वो सब आप प्रैक्टिकली करके बताइए। ऐसे टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कि जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, जो पैसे देके यूपी की और बिहार की और राजस्थान की जो वैकेंसीज निकली है उनमें पैसे खिला के पेपर निकाल के टीचर्स बन गए हैं, टॉपर बन गए। इनफैक्ट परीक्षा में जिन्होंने टॉप किया उनको ये तक नहीं पता कि देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है। ऐसे टीचर्स नहीं चाहिए प्लीज, और ऐसी भर्तियां भी नहीं चाहिए। अगर कोई रोबोटिक्स पढ़ाए तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि रोबोट कैसे बनाते हैं। अगर कोई कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइसेस पढ़ा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि स्मार्ट डिवाइसेस कैसे बनती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा है तो उस टीचर को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, और वो तभी बता सकता है जब उसने बना के देखा है, और वही टीचर होना चाहिए। किताब की लाइनें तो रट्टू तोता की तरह पढ़ दी आके क्लास में और बच्चों को सुना दी, ये टीचर ना तो ये टीचर है ना वो स्टूडेंट है, कोई मतलब नहीं। टीचर की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, स्टूडेंट्स और स्कूल्स की क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। अगर सारी स्किल्स ऐसे पढ़ाई जा रही हैं तो बच्चे एग्रीकल्चर अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे, उनको करके बताओ कि हाँ ये मौसम आया, इसमें हम ये फसल लगाएंगे, इसका प्रोडक्शन इतने महीने बाद हो जाएगा, इसके अगर ये कीड़ा लगा है तो इसमें ये दवाई डालेंगे, इसमें अगर ये कीड़ा डाला है तो ये दवाई डालेंगे, और ये दवाई हम खुद से ऐसे बना सकते हैं, कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं।
आपने बता दिया, आपका काम खत्म हुआ। स्टूडेंट्स एक प्रयास में 10 प्रयास में सीख जाएंगे। और जब 40 करोड़ की आबादी प्रोडक्शन करेगी हर दिन नई नई स्किल सीख के, तो प्रोडक्शन आप ई कॉमर्स मार्केट में उतारिए और उससे जो पैसा आएगा वो आप उस स्कूल पे लगा दीजिए। वो गुरुकुल वाला जो सेल्फ सस्टेनेबल जो सिस्टम था वो अभी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वी कैन डू दैट। स्टूडेंट्स खुद अपना खर्चा निकाल लेंगे, वो प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे, उससे सीखेंगे, उनमें स्किल डेवलपमेंट होगा और जो प्रोडक्ट्स है वो ई कॉमर्स मार्केट में बेच दिए जाएंगे। उनसे जो आएगा वो स्कूल उससे चलती रहेगी, उनका खाना भी चलेगा, उनका अकोमोडेशन भी चलेगा, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए स्किल के लिए, जो यंत्र चाहिए वो भी आ जाएंगे। और आप 1 लाख करोड़ रुपए हर साल के देते हो, वो आपके बच भरे जाए, उससे ज्यादा लगेंगे नहीं, ये गारंटी मैं देती हूँ। और नेक्स्ट थिंग इज फर्दर इस चीज पे बहुत बातें की जा सकती है। बातें इन द सेंस केवल बातें नहीं, प्रैक्टिकली एक्शंस में इस चीज को कैसे किया जा सकता है आई कैन टेल। उसके लिए हम फर्दर सेशंस लेंगे, उन पे हम फर्दर डिटेलिंग में बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स फिलहाल के समय में ह्यूमन जनरेशंस की रिक्वायरमेंट हैं और उन सब्जेक्ट्स में कैसे सिलेबस हो और उस सिलेबस के अंदर क्या क्या हो और वो प्रैक्टिकली कैसे हो। इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी फर्दर क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपका हो सकता है मेरे माइंड के डेटा में वो ना थॉट हो, आपके डेटा में आपके एक्सपीरियंस से आपने और भी बेहतर डेटाज निकाले हो, आपके माइंड में अगर कोई भी थॉट है हमारी एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन एरा बनाने के लिए, तो प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट्स में लिख के बताइए। हम उस पर फर्दर एपिसोड्स में आपके क्वेश्चंस, आपके थॉट्स, आपके विचारों को महत्व देंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। और हम सब मिलके ये जो मूवमेंट है भारत एजुकेशन मूवमेंट, इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें हमारा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन एरा का गोल नहीं पूरा हो जाता। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, not only physical but mental, emotional, energy, physical, all type of health, and keep healthy environment around you and within you. Take care. God bless you all. Thank you.